तो अपन ने लिया अभिकारक के सापेक्ष, तो अभिकारक की मात्रा शुरू में जो है एक साथ गिरेगी, मतलब तीव्र गति से कम होगी, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कम हो जाएगी, मतलब कम होने की स्पीड कम हो जाएगी, और एक समय पे या एक टाइम पे ऐसे हो जाएगी कि उसमें जो परिवर्तन है लगभग नगण्य दिखाई देगा, अपने को एक सीधी सी लाइन आ जाएगी। हालांकि परिवर्तन होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत छोटा परिवर्तन होता है। तो ये वाला ऐसा जो ग्राफ अगर आ रहा है, तो ये ग्राफ जो आता है वो किसके सापेक्ष आ रहा है? अभिकारक के सापेक्ष आ रहा है। पता कैसे चल रहा है? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता शुरू में मैक्सिमम होती है, यहाँ पे अपन ने क्या लिया है? मैक्सिमम। शुरू में सब ग्राफ एक साथ इसलिए गिर रहा है क्योंकि शुरू में जो स्टार्टिंग में जो होती है अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा होने से अभिक्रय वेग भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, और इसकी मात्रा क्या होती है? जीरो होने से अभिक्रय वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाए। जैसे जैसे उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे अभिक्रय वेग कम होता जाएगा। फिर इसी ग्राफ को अपन उत्पाद की सांद्रता लेके बनाए, क्योंकि अपन ने दोनों साइन लिए थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव साइन से बना लिया, अब किससे बना रहे हैं अपन? पॉजिटिव साइन से। अब आपको मैंने एक चीज़ पहले भी कन्फर्म की, ध्यान में रखना है कि शुरू में उत्पाद जीरो होते हैं और अभिकारक अधिकतम होते हैं। यह हमेशा दिमाग में फीड करनी इस चीज़ को। जैसे टाइम गुजरेगा वैसे उत्पाद बढ़ेंगे और अभिकारक कम होंगे। उत्पाद का जब ग्राफ बनेगा जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि अपन सांद्रता जीरो लेंगे, समय भी जीरो होगा। तो यहाँ पे जो इनका पॉइंट है मूल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जिस स्पीड से ये ग्राफ गिर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, उसी स्पीड से ये वाला ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में सेम रिलेशन होता है। जैसे ये गिर रहा है वैसे ये बढ़ेगा। ये ग्राफ आ जाएगा। और ये वाला जो ग्राफ आ गया अपना, ये किसका आ गया? उत्पाद का आ गया। अब जिस टाइम पे ये कांस्टेंट हो रही है उस टाइम पे ये कांस्टेंट हो रही है। साम्य जब पढ़ा था अपन ने, 11th का 7th चैप्टर था, उसमें साम्य था। साम्य का मतलब क्या था कि ये वाली और ये वाली दोनों बराबर हो जाएं। तो ये वाली जो लाइन आ रही है, इस लाइन पे ये वाली लाइन देखो, दोनों टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन को अपन साम्य भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जिस स्पीड से ये वाला गिर रहा है ये वाला ही आ जाएगा। तो ये क्या किया अपन ने? अभिक्रिया वेग का क्या कर दिया? ग्राफीय निरूपण कर दिया। वही फॉर्मूला लिखा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। दो चीज़ें ली ग्राफ में, रटनी नहीं है, सूत्र में लिखी हुई है, सांद्रता और समय। एक साइड ले ली सांद्रता, एक साइड ले ली समय। दो साइन दे रखे हैं, एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन जो था वो उत्पाद प्रोडक्ट, नेगेटिव साइन रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट के रेफरेंस में ग्राफ बना रहे हो तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल टाइम पे मैक्सिमम होती है, मतलब शुरू में अधिकतम होगी। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया। सब स्टार्टिंग में जो है उत्पाद की कॉन्सेंट्रेशन जीरो होने से रेट जो है ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेशन एक साथ कम होती है। फिर उसके साथ जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ये कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर इसी चीज़ को अपन प्रोडक्ट के रेफरेंस से बनाते हैं तो ये वाली चीज़ यहाँ से जीरो से स्टार्ट करके इसको आगे तक बढ़ा देते हैं। जिस स्पीड से ये वाला ग्राफ गिर रहा था, ये उस स्पीड से ये वाला ग्राफ, दोनों ग्राफ बिल्कुल इक्वल आएंगे ये वाले, क्योंकि दोनों चीज़ें दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन को बता रही हैं। एक कम होने को और एक बढ़ने को, दोनों एक ही चीज़ की हैं, ठीक है। अब ये हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। एग्जाम्पल्स कर लिए, और एग्जाम्पल्स बुक में दे भी रखे हैं, आपको वो निकालने हैं। कोई नहीं है उसको प्रॉब्लम के रूप में आपको नोट कर लेना है, फिर पूछना है जब भी। उसके बाद अपन इसको बना लिया तो, या इधर देख लेते हैं, अभिक्रिया वेग की यूनिट देख लेते हैं। मात्रक। अभिक्रिया वेग का मात्रक, यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। देखो फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, साइन का कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन। यहाँ लिखेंगे सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय।
देखो मात्रक लिख रहे हैं, फॉर्मूला देख ही लिया। समय का तो समय है ही मात्रक, जो भी मिनट सेकंड में आप ले रहे हो, जनरली सेकंड में मिनट में कोई भी ले सकते, दोनों यूनिट में निकाल सकते हैं। सांद्रता का मात्रक यदि आपको याद हो तो मोल पर लीटर अपॉन क्या लिखोगे, समय। तो मात्रक क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। ठीक है, सांद्रता का मात्रक हो गया मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। तो ये अपना हो गया अभिक्रिया वेग का मात्रक। कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखा तो ग्राफ आ गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखा तो दोनों वो वेग, कोई भी एग्जाम्पल के अपने फॉर्मूले लिख दिए वेग के, एक ही कॉन्सेंट्रेशन पता दूसरा निकाल सकते हैं। सांद्रता का अपने को यूनिट पता होती, सांद्रता का मात्रक पता था, समय का मात्रक लिख दिया, किसका हो गया, वेग का मात्रक हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे इस वेग के टाइप्स होते हैं, वेग के प्रकार होते हैं। उसको परिभाषित किया था, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, उसकी फॉर्मूला था, यूनिट थी, उसमें एग्जाम्पल्स लिख करके उसको उस अभिक्रिया के लिए कैसे लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्री का क्या उसमें यूजेस है। उसी क्रम में मैं एक और एग्जाम्पल आपको आज उसी को रिपीट कर रहा हूँ, पिछली क्लास वाले एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसको उसके लिए आपको अभिक्रिया वेग बताना है। NH3 अमोनिया है, O2 अमोनिया, ऑक्सीजन, NO और H2O। बैलेंस कर लेते हैं इसको। NO 4 कर देते हैं, उन NO को 4 कर देते हैं, 4 NO। तो 6 H2 हो जाएगा और जो है 5 O2 हो गई। ये अपना बैलेंस इक्वेशन है। अमोनिया थी, O2, 4 NO और 6 H2। इसके लिए अपने को अभिक्रिया वेग लिखना है। तो वेग इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, -1/4, यही करेंगे स्टोइकियोमेट्री का। डेल्टा NH3 की जो सांद्रता चेंज हो रही है, इसकी मात्रा जो चेंज हो रही है वो ले लिया, अपॉन इस चेंजेस में जो टाइम लगा वो ले लिया, डेल्टा टी। इसी के इक्वल होगा, आपको मैंने बताया था कि अभी कारकों के घटने की दर उत्पाद के बनने की दर के बराबर होगी। तो यहाँ से लिखा, माइनस का साइन पता है, पिछली क्लास में कर लिया था, 1/5। यहाँ पे लिखा डेल्टा O2 कितना कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे लिख लिया डेल्टा टी। आगे प्रोडक्ट के रेफरेंस में करो, 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद नेक्स्ट में देखें आगे, H2O के रेफरेंस में ये इक्वल हो जाएगा 1/6 डेल्टा H2O, और यहाँ पे क्या लिख लिया, डेल्टा टी। अब यदि आपको इसमें कोई सी भी एक चीज़ वैल्यू पता है किसी की भी, जैसे अमोनिया की पता हो, O2 की पता हो, NO की पता हो, H2O की, तो सबको रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपको अमोनिया को घटने की दर पता हो तो आप ऑक्सीजन की घटने की दर निकाल सकते हो, दोनों को रिलेट करके।
अगर आपको NO के बनने की दर पता है तो भी आप H2O के बनने की दर निकाल सकते हैं, और यदि आपको अमोनिया के घटने की दर पता है तो भी आप NO के बनने की दर निकाल सकते हैं। यदि इनमें से किसी एक की घटने की दर पूछे जैसे मान लो, तो उसमें स्टोइकियोमेट्री काम में नहीं आएगा। यहाँ पे इक्वल करने के लिए इसको स्टोइकियोमेट्री काम में लिए, जैसे अमोनिया की घटने की दर, अमोनिया के घटने की दर अगर आपसे पूछी जाए तो यहाँ पे लिखोगे आप अमोनिया की जो भी सांद्रता में परिवर्तन होता है वो नहीं डेल्टा NH3 की सांद्रता अपॉन क्या आ जाएगा डेल्टा T, और यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा नेगेटिव। यानी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री को नहीं लेना, अपन ने यहाँ सबको इक्वल किया है, मतलब इनके रेट को इक्वल करना तो ही स्टोइकियोमेट्री को लेना, यहाँ पे नहीं आएगा स्टोइकियोमेट्री। अगर आप ये लिखें NO के बनने की दर, NO के बनने की दर, तो अपन लिख सकते हैं पॉजिटिव साइन आएगा, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या डेल्टा, और यहाँ क्या आ गया NO, और अपॉन क्या आ गया डेल्टा T। तो ये अमोनिया के घटने की दर हो गई, ये NO के बनने की दर हो गई। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर आपको ऑक्सीजन के घटने की दर लिखना हो तो भी अपन क्या लिखेंगे डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। तो ये अपन ने जो पिछली क्लास में किया था वहाँ तक था, ये एग्जाम्पल आपको उतारना है इसमें। उसके बाद अपन ने अभिक्रिया वेग पढ़ा था, अब वेग के प्रकार करेंगे। वेग के जो 3 प्रकार थे, तीनों को समय के मान के आधार पर या समय की वैल्यू के आधार पर उसको डिवाइड किया था। तीनों का फॉर्मूला एक ही है, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। नेक्स्ट चीज जो लिखने जा रहे हैं अपन, अभिक्रिया वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग के प्रकार जो अपना नया आज स्टार्ट कर रहे हैं, या तो पिछली क्लास तक हो गया था। देखो अभिक्रिया वेग जो पहले से जानते थे, प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तीनों प्रकार में भी यही वैल्यू काम में आने वाली है, यही फॉर्मूला काम में आने वाला है। समय के आधार पर, समय के आधार पर अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग 3 प्रकार का होता है भाई। समय के आधार पर अभिक्रिया वेग 3 प्रकार का, मतलब समय की वैल्यू जो अपन लेंगे, देखो तीनों वैल्यू में कैसे कैसे, जैसे पहला जो था एवरेज रेट, जिसको औसत वेग कहेंगे, औसत वेग। सेकंड चीज अपन ले सकते हैं प्रारंभिक वेग, और जो थर्ड चीज अपन लेने वाले हैं वो है तात्क्षणिक वेग। इसको अपन बोल सकते हैं एवरेज रेट, इसको बोल सकते हैं इनिशियल रेट, और इसको बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रेट। देखो औसत सब जानते हो अपन, बहुत सारी चीज़ें ले लें।
और उनकी एक मीडियम मान निकाल लें। उनका एवरेज, तो बहुत सारे वेग जो थे उनको अपन एक ही वेग में रिप्रेजेंट करें तो उस वेग को अपन क्या कहेंगे, औसत वेग। देखो वेग एक ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। यदि अपन इसी में जो डेल्टा सी अपन डेल्टा टी ले रहे हैं उसमें कोई टाइम पीरियड ले रहे हैं, जैसे टाइम पीरियड ले लिया 5 मिनट 10 मिनट, कोई भी रिएक्शन है उसको 5 मिनट तक चलाया 10 मिनट तक चलाया, तो यहाँ से जो वेग निकलेगा उस वेग को लिखेंगे अपन क्या, एवरेज रेट। मतलब इसमें जो समय होगा वो पीरियड ऑफ टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अवधि होगी, समय अवधि, या समय अवधि के लिए इसमें वेग निकालेंगे। ठीक है, समय अवधि के लिए नहीं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकालेंगे। कोई भी समय अवधि हो जाएगी, जैसे 10:02 से चली 10:05 तक, तो टाइम आ जाएगा 3 मिनट का। कोई भी टाइम पीरियड लेंगे इसमें, तो इसमें जो वेग आएगा मतलब टाइम की जो वैल्यू होगी वो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, प्रारंभिक वेग, इसमें डेल्टा टी जो है 0 की ओर अग्रसर होगा। कोई भी रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होते ही मतलब 0 टाइम पे जैसे स्टार्ट होगी, स्टार्ट होते ही जो वेग आएगा उस वेग को अपन क्या लिख देंगे, प्रारंभिक वेग। ठीक है, और थर्ड जो आ गया तात्क्षणिक, स्पॉन्टेनियस, इसको क्या कहेंगे, किसी भी क्षण, जैसे मान लो कोई अभिक्रिया चल रही है 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक, ये टाइम पीरियड हो गया 3 मिनट का दोनों के बीच में। इसमें अपन ने रेट निकाल लिया 2 मिनट और 1 सेकंड पे फिक्स कर दिया। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम काम में लेते हैं इसमें। इंस्टेंटियस रेट जो निकालेंगे उसमें, तात्क्षणिक वेग जो निकालेंगे उसमें पॉइंट ऑफ टाइम, एवरेज रेट में पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और इसमें जो है इनिशियल में जो स्टार्टिंग रेट जो होती है, स्टार्टिंग वेग जो होता है उसी को अपन प्रारंभिक वेग कहेंगे। जैसे अपन ने इसका ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में बता सकते हैं तीनों रेट को। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिया था टाइम, यहाँ पे ली थी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के रेफरेंस में लिया तो ये वाला आ गया, प्रोडक्ट के रेफरेंस में लिया तो ये वाला आ गया। ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट और ये आ गया अपना रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब इसमें इन तीनों रेट्स को मेंशन करेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया, मान लो लिखा हुआ था 1 2 3 4 5, इधर भी मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7 मोल पर लीटर में है कॉन्सेंट्रेशन, टाइम सेकंड में लेंगे। जैसे मान लो यहाँ से ले ली, यहाँ से यहाँ तक की रेट निकालनी, इस टाइम के बीच में निकालना, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में या 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, तो ये जो गैप आएगा इस पे आप कॉन्सेंट्रेशन देखोगे। ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन देखोगे, मान लो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी, ये जो गैप आएगा ये वाला। ठीक है, मान लो इसको C1 मान लेते हैं, इसको अपन C2 मान लेते हैं, इसको T1 और T2, तो T1 T2 का डिफरेंस तो क्या आ जाएगा, डेल्टा T आ जाएगा, और C1 C2 का से डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेल्टा C आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में, यानी ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो रेट आएगा, इसमें यहाँ जो ये डिसअपियर हो रहे रिएक्टेंट, उसकी जो डिसअपियरेंस रेट आएगी वो जो अपना रेट कहलाएगी वो एवरेज रेट कहलाएगा, औसत, क्योंकि इसमें अपन ने टाइम पीरियड ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड का टाइम ले लिया। एक था अपना इनिशियल रेट,
यहाँ से स्टार्ट करा अपन ने इस रिएक्शन को, मान लो यहाँ से स्टार्ट करा, इसी पॉइंट पे रेट निकाल रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट पे आपको पता है टाइम 0 होगा, यहाँ पे 0 था ही, तो इस पॉइंट पे अगर आप लोगे तो यहाँ पे 0 होगा, तो इस पॉइंट पे यदि आप रेट निकाल रहे हो तो उस रेट को अपन क्या कहेंगे, इनिशियल रेट। ठीक है, प्रारंभिक वेग यहाँ पे स्टार्ट होते ही। तो पहला तो अपन ने क्या बताया, औसत वेग बताया। औसत वेग क्या हम बताया, 2 पॉइंटों के बीच में ले लिया, ये पूरा जो ग्राफ था उसका। दूसरा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यहाँ से स्टार्ट होते ही यहाँ पे जो निकाला उसको प्रारंभिक वेग बोल दिया। थर्ड जो था वो कौन सा था, तात्क्षणिक वेग, स्पॉन्टेनियस रेट। स्पॉन्टेनियस रेट में क्या होगा कि इस पॉइंट को छोड़ करके यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसको अपन ने पहले मेंशन कर दिया प्रारंभिक वेग इनिशियल रेट में, तो इस पॉइंट को छोड़ करके इस पूरी लाइन पे, सेम ऐसे ही आप प्रोडक्ट वाली लाइन पे भी ले सकते हैं कोई सा भी रेट, इस पूरी लाइन पे जो भी अपन पॉइंट लेंगे, एक ही पॉइंट, जैसे ये डॉट ले लिया या ये वाला डॉट ले लिया, कोई सा भी, इस पे जैसे मान लो ये डॉट लिया, इस डॉट पॉइंट पे जो रेट आएगा उस रेट को अपन क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रेट। ठीक है, तो औसत वेग में ध्यान रखना है, पीरियड ऑफ टाइम लेना है, किसी समय अवधि में किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको अपन औसत वेग कह देंगे। t बराबर 0 समय में अभिक्रिया को स्टार्ट करते समय जो वेग आएगा उसको अपन क्या कह देंगे, प्रारंभिक वेग। और पूरी अभिक्रिया में किसी भी क्षण अभिक्रिया का जो वेग निकालते हो उस वेग को अपन क्या कह देंगे, तात्क्षणिक वेग। औसत वेग हो गया, प्रारंभिक वेग बता दिया, t बराबर 0 पे, तात्क्षणिक वेग किसी क्षण पे निकाल सकते हो, यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपन, मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पे, किसी क्षण अभिक्रिया का वेग, किसी क्षण अभिक्रिया का वेग, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का वेग, मतलब जब स्टार्ट करेंगे तब ये वाला, और इसको पहले मतलब लिख ही दिया उधर, किसी समय अवधि में, यहाँ पे लिख सकते हो या फिर लिखो तो एक निश्चित समय अवधि में, शॉर्ट में याद रख सकते हो, एक निश्चित समय अवधि में अभिक्रिया का वेग जो होगा वो क्या कहलाएगा, उसका औसत वेग। तो तीनों रेट हो गए, समय अवधि में, t बराबर 0 समय पर और एक निश्चित बिंदु पर।